हमारे कार्यकर्ता 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे कि हम इस आंदोलन को पूरी मजबूती से सरकार के सामने खड़ा करेंगे कि सरकार उन बच्चों की मांग को सुने। जिला मुख्यालय आंदोलन से काम नहीं चला तो फिर क्या, तो फिर राज्य स्तरीय आंदोलन होंगे, प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों पर मार्च होंगे, घेराव होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। उससे भी काम नहीं चला तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। ये वो बच्चे बच्चियां हैं, छात्र छात्राएं हैं जो कल देश का भविष्य होते, जिन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया सरकार की नाकाम पॉलिसी की वजह से। मैं आज की जो प्रेस है वो इन्हीं से शुरू करूंगा, इनको श्रद्धांजलि देते। अगर सरकार की पॉलिसियां नाकाम नहीं होती तो आज ये बच्चे बच्चियां, छात्र छात्राएं जो देश का भविष्य हैं कल का, वो हमारे बीच होते। मैंने दुनिया के इतिहास का अध्ययन किया है अपने इस जीवन में। एक व्यक्ति का जीवन भी कीमती होता है। कोरोना जैसे काल में अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने कुचल दिया तो पूरे अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हमारे यहाँ 20-21 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और हम सब मिलकर ये नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि उन आत्महत्याओं का जिम्मेदार कौन है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। प्यारे साथियों, मैं प्रेस के बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूर्व एमपी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से और पूरे उत्तर प्रदेश में लंबे समय जिन्होंने काम किया, आमिर आलम जी हैं, हमारी पार्टी के नेशनल लीडर हिमांशु जी हैं, भाई रविंद्र भाटी जी हैं, भाई सतपाल चौधरी जी, हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं बालक राम जी। मेरे आज भी याद है कि जिस प्रोटेस्ट को दिल्ली में शुरू किया गया जंतर मंतर पे, वो जो विषय है उनको ऑलरेडी हम लोग अपने सत्ता परिवर्तन यात्रा और मैनिफेस्टो में हमने उनको रखा है। मैं उसकी एक कॉपी आपके सामने इसलिए वो कर रहा हूँ कि आप चाहो तो इंटरनेट पे मिल जाएगी, आप इसको देख सकते हैं। इसमें नीट के पेपर लीक से लेके वो सारे इश्यू हैं जब ये प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, जिन विषयों को लेके ये आंदोलन चल रहा है। तो हम अपने इस काम को लंबे समय से कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा हमारे जहन में, हमारे आंदोलन में लंबे समय से। लेकिन जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो लोगों की निगाह होती है कि इस आंदोलन से कौन जुड़ेगा, कौन इस आंदोलन को शक्ति देगा। और ये भी मेरा अनुभव है कि जब तक राजनीतिक लोग किसी आंदोलन में नहीं जुड़ते तो मीडिया उसको उस तरह का अवसर नहीं देती अपनी बात को रखने का। तो हम लोग इस आंदोलन से इसलिए जुड़े कि दिल्ली के हमारे साथियों ने कहा कि कुछ बच्चे और सोनम जी जो हैं वो अनशन पे बैठे हुए हैं। बात ये नहीं है कि वो हमारी पार्टी से हैं या नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की जान कीमती है और अन्याय का वो सामना कर रहे हैं और सही विषय पे लड़ रहे हैं, तो आपको उनकी आवाज उठानी चाहिए। और जैसी मार्मिक वीडियो उनकी आई थी, आपको याद होगा, आई थिंक वो 12वां 13वां दिन था, तो हर व्यक्ति ये कह रहा था कि इनका अनशन खत्म होना चाहिए। उस आंदोलन के मंच से जुड़े लोग मेरे पास आए कि हमें आपकी मदद की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे कहा मैं 15 तारीख को आपके आंदोलन में आऊंगा। और मैंने एक ही बात उनसे की कि भाई आप अपना अनशन त्याग दो। उन्होंने मुझसे कहा कि अनशन त्याग देंगे अगर 20 तारीख का प्रोटेस्ट सफल हो जाए। तो मैंने ये भी कहा, आपने सुना होगा, कितने लोग चाहिए आप बता दो। मैं आपसे वादा करता हूं कि जंतर मंतर से लेकर संसद तक आपको लोग ही लोग मिलेंगे। फिर मैं चला आया। 18 तारीख को एक कार्यक्रम में गया मुंबई, तो खबर आई रात में दिल्ली के हमारे जो सीनियर लीडर हैं कि साहब आज प्रोटेस्ट शायद उठ जाए। जो मंच है उन्होंने डिमांड किया कि भैया आ जाएंगे तो हो सकता है कि हमारा रुक जाए और हमारा 20 का कार्यक्रम सफल हो जाए।
तब सोनम भाई को उस दिन सुबह के समय जो है पुलिस ने वहां से उठा लिया। तो मैं सीधा आया एयरपोर्ट से और जंतर मंतर गया, घर नहीं गया। 2 बजे से, रात के 2 बजे से और सुबह पौने 7 बजे तक वहां रहा कि अगर कोई भी बात होती है तो कल ये ना कहूं औरों की तरह कि मैं सो गया था, मेरी जानकारी में नहीं था कि इतना बड़ा अन्याय हो गया है। इसलिए मैं वहीं रहा और फिर वहां से चुपचाप चला आया। जब दिन निकल गया और लगा कि अब कुछ इस तरह की स्थिति नहीं बनी, और मैं इनको ये भी बता के आया कि 19 तारीख को कोई आपको उठा नहीं पाए, क्योंकि इतने लोग आ जाएंगे कि फिर इस प्रोटेस्ट को कोई हिला नहीं पाएगा। प्यारे साथियों, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद शिक्षा को लेकर आंदोलन हुआ, और ये जो आंदोलन था ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ था। और युवा क्या है? वो इस देश की रीढ़ है। तो ये मात्र पेपर लीक का विषय नहीं है। पेपर लीक जब होता है तो वो सीधा हमला होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अवसर की समता का अधिकार मिला, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है। हमारा पूरा आंदोलन भीम आर्मी से शुरू हुआ हो या आजाद समाज पार्टी का, वो शिक्षा के आसपास है। हमारी पाठशालाओं को, कि हमने पाठशालाएं खोल के शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया। तो जब सीधा हमला संविधान पे होगा तो संविधान की रक्षा के लिए हम लोग आगे आएंगे, चाहे कोई बुलाए ना बुलाए। हुआ भी ऐसा ही, युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पेपर लीक संविधान पे हमला है तो ये सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह। इसमें 10 साल की सजा पर्याप्त नहीं है। मैंने ये भी अपनी तख्ती में रखा था कि इसमें उम्र कैद जैसी सजा होनी चाहिए और उसमें बेल भी ना हो। कई ऐसे मौकों कितनी ऐसी आपने धाराएं बनाई, लेकिन जो पेपर लीक देश के भविष्य को बर्बाद कर रहा है, सुसाइड करा रहा है, उस पे आपने जो है 10 साल की सजा। तो इस पे भी ऐसा ठोस कानून बने कि कोई इस तरह का अपराध करने से पहले सोचे। प्यारे साथियों, 20 तारीख को जो हुआ ये आपने और मैंने देखा। मैं तो मौके पे मौजूद था। 11 बजे हाउस चला, 10 मिनट बाद अर्जन हो गया। हम हाउस में नारा लगाते रहे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। अध्यक्ष जी ने कहा कि क्वेश्चन आवर चलने दीजिए, मगर क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन ये था, जो हाउस का जो बजट बिजनेस था उससे ज्यादा, कि बच्चे सड़क पे थे। तो हमने अध्यक्ष जी से भी कहा कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, इस पर चर्चा हो, लेकिन हाउस अर्जन हो गया और मुझे बताया गया मेरे साथियों द्वारा कि बच्चे सड़क पे चले आए। यहाँ मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं, आप कंफर्म कर लेना कि मैंने मंच से कहा था कि बहुत बच्चे आएंगे, शायद इतिहास में पहले कभी इस तरह के प्रोटेस्ट ना हुए हों। इनको जाने मत देना इस प्रांगण से बाहर, क्योंकि जब ये नौजवान सड़क पे जाएगा, और ये किसी पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं है, छात्र हैं, और जब कल कहीं पुलिस इनके साथ सख्ती पेश करेगी तो ये भी चुप नहीं रहेगा। तो आप मंच के लोग कोशिश करना कि बच्चे यहीं रहे, यहाँ से ना जाए, और यहीं से आप सरकार से वार्ता करना कि आपकी मांग को माना जाए। लेकिन जब 11:15 बजे के बाद मुझे पता लगा कि बच्चे निकल आए हैं, तो मुझे लगा कि अब चैन से बैठना ठीक नहीं। तो गाड़ियाँ पूरी जाम थी, गाड़ी छोड़ के हम लोग वहाँ गए, हेडक्वार्टर से निकल के, और जहाँ जहाँ लाठीचार्ज होता उन बच्चों के बीच में गए। पुलिस और उन बच्चों के बीच में ढाल बन के खड़े हुए। पुलिस से कहा कि ये नौजवानों को, देश के भविष्य को, युवाओं को कुचल के आप विरोध को रोक नहीं सकते, तो लाठी मत चलाओ। और बच्चों से भी मांग की कि वो शांति प्रिय तरीके से बैठे रहें, आगे ना जाएं। आप आगे हैं, आपकी उपस्थिति सरकार के लिए चैलेंज है, सरकार इसको सुनेगी। दिल्ली है, देश का दिल है, कनॉट पैलेस और तमाम पूरी जगह सब मंत्री, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी यहाँ रहते हैं, गृह मंत्री यहाँ रहते हैं, शिक्षा मंत्री भी यहाँ रहते हैं, जिनके इस्तीफे के लिए आप आए हो। तो आप बैठ जाओ, और आपके 2-4 घंटे शांतिपूर्वक बैठने से ही सरकार को जवाब देना पड़ेगा, वार्ता करनी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ, सरकार ने वार्ता शुरू की। यही वार्ता अगर सरकार 1 हफ्ते पहले कर लेती तो शायद इस तरह की स्थिति ना बनती जो बनी। रात हो गई, हम लोगों को जैमर लगे हुए थे, फोन नहीं काम कर रहे थे। लेकिन जब मैं ऑफिस गया अपने, और मैंने वो वीडियो देखी जिसमें बच्चियों को
मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। मैंने वहां तो देखा प्रोटेस्ट में कई बच्चों के सर फटे हुए, कई पैर पे चोट लगी हुई। मैंने बच्चों को भी सख्त रूप से कहा कि जब आप घर से चले तो तय करके चले थे ना कि भाई चोट लाठी भी लग सकती है। आप तो ये भी कह रहे थे गोली खाएंगे अधिकार लेंगे, तो अब मत घबराओ, लाठी लग गई तो बैठ जाओ। पहले तय करो कि लाठी की लड़ाई लड़े या जिस अधिकार की रक्षा के लिए आप आए उसकी लड़ाई लड़े। बच्चों ने तो बात मानी, पुलिस के कई अधिकारियों ने गैर जिम्मेदार रवैया दिखाया। उसका परिणाम क्या हुआ कि पूरी दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े हुए। जानबूझ के दौड़ती हुई बच्चियों को, क्या शब्दों में बयां करूं, किस तरह से लाठियां मारी गई। भीड़ जहां जगह नहीं है, 10-100 लोग खड़े हो सकते हैं, वहां 2000 बच्चे खड़े हैं और आप उन पे जबरन डंडा चला रहे हैं। भगदड़ मच जाए, कितने बच्चों की जान जाएगी। क्या रवैया था ये, किसके कहे पे हुआ, क्यों हुआ? क्या ये बाहर के लोग थे? क्या ये भारतीय युवा नहीं थे, भारतीय नागरिक नहीं थे? क्या टैक्स नहीं देते? तो इसलिए उस दर्द ने मुझे मजबूर किया कि अब क्या, रात में सोया जाए, लड़ा जाए। तो मुझे लगा कि लड़ा जाए, तो लड़ा जाए तो कहां? वहीं जहां देश का संविधान लिखा गया है, वहीं जहां देश की सर्वोच्च शक्ति है, वहीं जहां कानून बनते हैं, वहीं जिसके लिए बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें जाना है संसद। तो वो तो नहीं आ सकते, लेकिन मैं तो एक चुना हुआ सांसद हूं, मैं जा सकता हूं। मैं रात में 11 बजे गया, बारिश हो रही थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था, बच्चों का के साथ हुआ वो अन्याय दिख रहा था। तो मैं जाके, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है, मैं मानता हूं कि मेरे लिए वो और वो संविधान सर्वशक्तिमान है, तो मैं वहां बैठ गया। कुछ ही देर में बाद स्पीकर सर से गई और मेरे पास आग्रह आया कि आप सुबह बैठ जाना। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए कोई राजनीतिक विषय नहीं है, मैं जवाब बोल नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा अंतर्मन रो रहा है। जिस तरह की हिंसा हुई है वो होनी नहीं चाहिए थी, वो भी अपने ही देश के युवा बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। कितनी ऐसी वीडियो देखोगे, आरएएफ के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, पुलिस के जवान किस तरह पीट रहे थे जानवरों की तरह निर्दोष निहत्थे बच्चों को। उनके पास कोई वेपन नहीं था, वो तो अपना अधिकार मांगने आए थे। शायद वो कभी किसी प्रोटेस्ट में गए हो। मैं बैठ गया और रात भर बैठा रहा, बारिश होती रही, सुबह हुई। बैठा भी इसलिए था कि बाहर बैठूंगा तो उठ के जाऊंगा, लोग कहेंगे प्रोटेस्ट छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन अगर यहां बैठा हूं तो लोकसभा का सत्र जब चलेगा तो अपनी बात को कहने वहां भी चला जाऊंगा। वो मेरे लिए आसान है, 2 गैलरी पार करनी पड़ती है और वो संसद का अपना जो है प्रांगण आ जाता है जहां लोकसभा है। तो जब लोकसभा चलेगी तो वहां जाऊंगा अपनी बात कहने के लिए, जब नहीं चलेगी तो आके धरने में बैठ जाऊंगा। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, एक एक चीज की अहमियत समझता हूं। मैं जाके जंतर मंतर में बैठ सकता था, लेकिन मैं जंतर मंतर से गाड़ी लेके उधर को जाता हाउस की तरफ, मेरे पीछे बहुत सारे लोग भागते, तो अव्यवस्था होती, तो मैंने वो छोड़ दिया। और मुझे लगा कि मैं दूसरे का इंतजार क्यों करूं, मैं भी तो एक युवा हूं, मेरी भी तो जिम्मेदारी, मैं भी तो तनख्वाह लेता हूं, मैंने भी तो शपथ ली है संविधान की, तो मैं क्यों ना करूं उस काम को। भाई ये तो चाहती ना हर बार शहीद आजम भगत सिंह और चंद्रशेखर जी पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के यहाँ, क्योंकि उनको शहादत देनी है। तो दूसरों से क्यों उम्मीद करें। उन युवाओं ने तो पढ़ाई लिखाई करने का उनका काम है, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी बैठती है। हम तो ये जो है इस बात की जिम्मेदारी लेके हमने पार्टियां दल बनाए, तो हम इस काम करेंगे। तो मैं बैठ गया, एक रात गुजरी, एक दिन गुजरा, फिर एक और रात गुजरी, फिर एक और दिन आया। बहुत सारे सांसद भी मिलने आए, बाहर को भी देख रहा था क्या हो रहा है। सरकार के मंत्री भी आए मुझे मनाने के लिए, मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे मनाने की बजाय धर्मेंद्र प्रधान जी को मनाइए कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि वार्ता तभी शुरू होगी जब इस्तीफा हो जाएगा। ये पहली बार है कि मैं इतना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था अकेले बैठ के। ये भी ऐतिहासिक है, आप सब लोग जानते हैं। आपने कभी मुझे ऐसे देखा नहीं होगा कि मैं अकेला बैठ के आंदोलन कर रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों, आंदोलन से आके यहां क्यों? जब आंदोलन हो रहा था तो यहां क्यों बैठे हम लोग? तो उसका कारण है कि कल जो हुआ शायद वो बहुत सारे लोगों ने ना देखा, मगर मैंने देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो हुआ है
वो किसी भी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अच्छा नहीं। जब आपके साथ अन्याय होता है तो आप कहां जाते हो? पुलिस के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और जब अन्याय करने वाली सरकार हो तो जो नहीं सुन रहा सरकार का व्यक्ति, उससे बड़े व्यक्ति की तरफ हम लोग मांग पत्र देते हैं, आंदोलन करते हैं। और जब सरकारी दमन करने लग जाए तो आप कहां जाते हैं? सरकार दमन पे उतर आए, कोर्ट में। और जब राज्य के कोर्ट ना सुने, हाई कोर्ट ना सुने, तो हम कहां जाते हैं? और जब सुप्रीम कोर्ट में बैठे चीफ जस्टिस ये कह दें कि हम पे अन्याय देखने का समय नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? जब हम पे अन्याय होता है तो हम कहते हैं कि आई विल सी यू इन कोर्ट। और जब कोर्ट जो है, जैसे मेरे साथ कई बार उलझन होती तो मैं कहता हूं कि मैं आपको पार्लियामेंट में देख लूंगा, मेरा प्रिविलेज है, मैं जाके जो है दूंगा भी, मैंने दिया भी है किसी के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ। लेकिन जब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पे बैठे सबसे रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति ये कह दे कि हम पे समय नहीं है, तो फिर नाउम्मीद हो जाते हैं लोग। मैं भी ऐसा ही हुआ, कल निराशा हुई ये सुन के कि हम पे समय नहीं है वीडियो देखने का। हम कहाँ जाएं? वो बच्चियां कहाँ जाए, वो बच्चे कहाँ जाए? उस अन्याय के खिलाफ कहाँ जाके लड़े? अमेरिका की कोर्ट में, या नेपाल बांग्लादेश की कोर्ट में कहाँ जाए, या रूस? तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है, अब जो चुप रहेगा उसको जनता माफ नहीं करेगी। अब समय आ गया है लड़ने का, और इस तरह से लड़ने का कि देश का हर एक व्यक्ति, जहां इंटरनेट नहीं है, वो भी जान जाए, वो भी जाग जाए, वो भी समझ जाए कि हम निर्णायक समय में हैं। आज जो चुप रहेगा वो भी मरेगा, और जो बोलेगा वो तो किस हालत में आप देख ही रहे हो। तो प्यारे साथियों, हम भारतीय हैं, हम निराशा में भी आशा ढूंढते हैं, हम निराश नहीं होते। जब हम पे कोई बहुत मुसीबत आती है तो हम क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इतनी इसमें टल गई, क्या पता इससे बड़ा हो जाता। अक्सर दुर्घटना हो जाती है, पैर टूट गया, हाथ तो सर फूट, क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ इसी पे चली गई भाई, क्या पता जान ही चली जाती। और अपने अपने ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। तो हम आशावादी लोग हैं। अब हमने तय किया कि ये आंदोलन घर घर जाना चाहिए। हम उन बच्चों से ही सारी उम्मीद ना लगाएं, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है, हम अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें। और आप जानते हैं, मैं जब बैठा था रात में तो जो लोग नहीं थे 20 में, अगले दिन वो भी सड़कों पे थे। इस बात को गंभीरता से आप समझ सकते हैं कि वो 20 में सड़कों पे क्यों नहीं थे, या 19 में क्यों नहीं थे, और वो 21 में क्यों थे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम एक निर्णायक जन आंदोलन शुरू करें। और वो इसलिए क्योंकि जन आंदोलन ही एक रास्ता बचा है। सरकार जब नहीं सुनती तो संविधान के दायरे में एक जन आंदोलन होना चाहिए, और वो हिंसक ना हो, क्योंकि हम जिन विचारों को हम लोग फॉलो करते हैं, जिस संविधान से हम लोग संचालित होते हैं, वो संविधान कहता है कि आंदोलन करो लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो हिंसा से मेरी असहमति, वो कोई भी करे, चाहे वो पुलिस करे या सरकार करे या कोई आम आदमी करे। मैं हिंसा का न समर्थक हूं, न कभी भविष्य में हो सकता हूं, क्योंकि मैं तो जानता हूं, मैं बार बार कहता हूं, अगर हम हिंसा के रास्ते पर जाएंगे तो हमें गोली मारना आसान हो जाएगा। ये कह के इस देश में जितने प्रोटेस्ट हुए हैं, आप किसान आंदोलन देखो तो उन पर किस तरह के सवाल खड़े किए गए, लाठियां भी बजी, आपने खूब देखा, कीलें भी लगाई गई, बड़ी बड़ी कीलें, रास्ते बंद किए गए। जब महिला पहलवान लड़ने आई थी तो क्या क्या कहा गया। और कोई भी आंदोलन आता है तो वो कहाँ से फंडेड है, क्या क्या, कितने सवाल खड़े होते हैं। मेरा काम नहीं है किसी पे सवाल खड़ा करना। जो लड़ रहा है उसको वो भी जिंदाबाद है, जो नहीं लड़ रहा है उसको लड़ना चाहिए। जब लड़ेगा तभी वो जिंदाबाद होगा, मैं इस बात को मानता हूं। इसलिए मेरी कुछ मांगे हैं इस मंच के माध्यम से, जो हम लोग बैठे हैं, और अपने दल और अपने संगठन के माध्यम से सरकार, देश के प्रधानमंत्री से। मेरी आवाज तो उनको 2 दिन में सुन गई थी, इसलिए उनके मंत्री मुझसे वार्ता करने आए, लेकिन 30 दिन तक बच्चों की आवाज नहीं सुनी गई। आज ऐसे हालात नहीं होते जो अभी हैं। और आपने ये भी देखा होगा, मेरी एक चिंता ये भी है इस आंदोलन को शुरू करते हुए, पिछले 2 दिन से बहुत जबरदस्त हिंसा जो है आंदोलन में हो रही है।
पुलिस आरएएफ के जवान टकरा रहे हैं, बच्चे टकरा रहे हैं, मन में पीड़ा हो रही है, ऐसा ना कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, कुछ लोगों की जान चली जाए, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जिम्मेदारी उठाई है। पहली, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए, क्योंकि इन 20-21 बच्चों के मौत के सीधे जिम्मेदार वो हैं। मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि किसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। इसलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना ही चाहिए। साथ साथ शहीद परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा, जो मांग उस मंच की भी थी, वो उनको मिलना ही चाहिए। उसके बाद आज भी हाउस चला, 2 बजे तक एडजर्न हो गया। संसद में पेपर लीक और पुलिस द्वारा जो अन्य अत्याचार किया गया है, जो हिंसा की गई है, उस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए बिना टाइम के, जो हर व्यक्ति अपनी बात को रख सके, क्योंकि हम लोगों को कम समय मिलता है तो हम पूरी बात नहीं रख पाते। वरना तो जो हमने अपनी आंखों से देखा, एक तो होता है दूर से देखना, जो मौके मौजूद था उसको तो पता है कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से आंदोलन को उकसा के और लाठीचार्ज किया गया, और किस तरह से असामाजिक तत्वों ने बढ़ के जो है उस आंदोलन को डिस्टर्ब किया, कमजोर किया। और लगातार वहाँ इस तरह के असामाजिक तत्व लगातार आ रहे थे और उनको रोकने की पुलिस ने क्या व्यवस्था की, क्या उनको डिटेन किया, ऐसा भी मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। उसके साथ साथ किसी भी बच्चे पे, छात्र छात्रा पे कोई कार्रवाई 20 तारीख की घटना पर ना हो, क्योंकि जिन लोगों ने ये किया है, हिंसा से मेरे मन में पीड़ा है, इसलिए मैंने खुद को हिंसा के वाले रास्ते से हमेशा दूर रखा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जब इसकी जांच होगी तो पता लगेगा कि हिंसा करने वाले छात्र छात्रा नहीं है, वो वही लोग थे जो चाहते थे कि आंदोलन कमजोर हो जाए। और अगर किसी भी आंदोलन में कोई उस तरह की गाइडलाइन नहीं है तो कोई भी हिंसा करने वाला व्यक्ति आ सकता है, 1-2 दिन आपकी भाषा बोल सकता है, 2 दिन बाद उनकी भाषा बोल सकता है और आंदोलन को कमजोर कर सकता है। आंदोलन महत्वपूर्ण है, कोई मंच महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो एक पार्टी के वर्कर हैं, एक संगठन के वर्कर हैं, हम इसी की हमारी आइडेंटिटी यही है। हम जुड़े भी इसलिए थे उस मंच से क्योंकि वो आंदोलन विषय आधारित था, शिक्षा आधारित था, ना कि किसी और विषय से। उसके बाद शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई, साथ साथ पुलिस द्वारा छात्राओं के साथ की गई अशोभनीय व अमर्यादित घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई। पुलिस के साथ सादी वर्दी में मौजूद व्यक्ति कौन थे तथा पुलिस के हेलमेट व लाठियां, डंडे उन लोगों को कहां से प्राप्त हुए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपने भी देखा कई वीडियोज हैं, वो पुलिस दाढ़ी रखे हुए लोग, उस तरह कलावा बांधे हुए लोग, उस तरह से मतलब जो आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, जो पुलिस का काम नहीं, ये रूलिंग में नहीं आता है। एक अलग आइडेंटिटी के लोग उस तरह के, वो कौन थे, उनके पास सरकारी डंडे कहां से आए, सरकारी जो है वर्दियां कहां से आई, इसकी जांच होनी चाहिए। वीडियो अवेलेबल है। वैधता अवधि समाप्त हो चुके आंसू गैस के हानिकारक गोलों का प्रयोग अपने ही देश के युवा बच्चों पर क्यों किया गया। साथ साथ प्रदर्शन स्थल पर स्थगित वाहन तथा पत्थरों से भरा ट्रक कहां से आया, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। पुलिस कर्मियों के पास किलो वाली लाठियां कहां से आई, वो किलो से किसान आंदोलन याद आ जाता है। वो लाठियां देखी जिनमें कीले लगे हुए थे, जिस बच्चे को लगी होगी या जिस बच्ची को लगी होगी, शायद वो कभी लौट के दिल्ली की तरफ ना आए आपके इस व्यवहार के बाद। तो उसकी जांच हो और उसका उपयोग करने का आदेश किसने दिया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। साथ साथ पुलिस व केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों की वर्दी पर नाम पट्टिका क्यों नहीं थी, इसकी भी जांच हो रही है, उत्तरदायित्व। और भविष्य में कभी भी कोई प्रोटेस्ट हो तो सरकार सुनिश्चित करे कि जो जवान ड्यूटी लगे वो वर्दी में ही हो, जो है संतोष है, विश्वास ना पैदा, और उसकी नेम पट्टिका हो, जिससे पता लग जाए कि कौन अच्छा काम कर रहा है और किसने जो है अपने ऊपर कोई काबू नहीं रख पाया, उसने बच्चों का हरेसमेंट किया, ये भी सामने आना चाहिए। साथ साथ नीट, यूजी 2026, AIEEE, JEEE मेन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पाई जाने वाली अनियमितताओं को समाप्त करने हेतु प्रभावी व्यवस्था की जाए। सभी सरकारी भर्ती प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क ना लिया जाए, क्योंकि वो तो बेरोजगार हैं। अभी वो तो आप ही से उम्मीद करते हैं कि आप उनको कोई भत्ता दोगे, लेकिन आप उनसे हर बार पेपर में शुल्क लेते हो। वो टैक्स भी देते हैं, आपको शुल्क भी देते हैं। तो परीक्षा शुल्क बंद हो। महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद में रखा जाए, कोई परीक्षा क्यों ना हो, राज्य कराए या केंद्र कराए, तथा पुरुष अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र उनके गृह जनपद
अथवा सीमावर्ती जनपदों को निर्धारित किया जाए, जिससे बेरोजगार युवा पेपर के नाम पे उसका शोषण ना हो कि वो जाए 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर। साथ साथ पेपर लीक व भर्ती संबंधित अनियमितताओं के मामले में सख्त, निष्पक्ष एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर उम्र कैद की सजा दी जाए। सभी विभागों के रिक्त पदों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाए कि कब पेपर होगा, बच्चों को आइडिया हो, पहले से डेट निर्धारित हो, कब उसका फॉर्म भरा जाएगा, कब उसका टेस्ट होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा। ये रोस्टर हमारे यहाँ है ही नहीं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रोस्टर बने, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी पूरी तरह कर पाए। कई बच्चे काम भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो छोड़ देते हैं। अब ये पेपर लीक होता है तो उनके मन पे क्या बीतती है, फिर दोबारा से काम, घर भी चलाना है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं। जीडीपी जो कहती है वो अमीरों की बात है, लेकिन आम आदमी की जिंदगी अच्छी नहीं, वरना 80 करोड़ लोग सस्ता राशन नहीं ले रहे होते देश के अंदर। साथ साथ भर्ती प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन को प्रणाली को समाप्त किया जाए। जिन परीक्षाओं में स्कोर बोर्ड जारी किए बिना परिणाम घोषित किए गए, उनके परिणाम के साथ प्रत्येक अभ्यर्थी का स्कोर बोर्ड अनिवार्य रूप से किया जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि पैलेट गन जो थी, अगर वो लग जाए किसी को नजदीक से तो किसी की आंख जा सकती थी। ये क्रिमिनल नहीं थे, ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। आप भारतीय सरकार थे, आप जनरल डायर ओडवायर नहीं थे कि आपने ऐसा आदेश दिया कि पैलेट गन जो है चलानी पड़ी, और वो लगी भी है बच्चों को। इतने निर्दयी होना किसी भी सरकार के लिए खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। पुलिस स्टेट नहीं, जो मैंने बता दिया आपको, भविष्य में किसी प्रोटेस्ट में जो जवान हो। साथ साथ न्यायपालिका से मेरा आग्रह है, माननीय न्यायपालिका और सरकार से, कि वो युवाओं को कीड़े मकोड़ा समझना बंद करें। ये युवा हैं, देश की रीढ़ है। इनको अगर आप कीड़े मकोड़े समझोगे तो इनके मन में अविश्वास, निराशा पैदा होगी। ये देश किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं। और मैं समझता हूं कि देश के लिए कुछ करने का मौका बहुत कम मिलता है, और मैं और मेरे साथी जो हैं, हम युवाओं के लिए, जो 50% ज़्यादा आबादी, कुछ करने के लिए इस बार संघर्ष करेंगे। जो फैसला हम आज ले रहे हैं, क्योंकि अगर आज नहीं लड़े तो मैंने पहले भी कहा कि उन अपने आने वाली पीढ़ियों से और वर्तमान के अपने छोटे भाइयों बहनों से कैसे आंख मिला पाएंगे। इसलिए आंदोलन को मजबूत करेंगे। बस मेरी युवाओं से अपील है, जो कहीं भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि वो हिंसा से दूर रहें, किसी के उकसाव में ना आए, शांतिपूर्ण आंदोलन करें। और आज ही हम कोशिश करेंगे, जो मेरे साथी हैं पार्लियामेंट में, उनसे वार्ता करके हम देश के गृह मंत्री से मिलेंगे। क्या उनको इस इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं है? अगर वो हमें नहीं सुनेंगे तो हम वहीं उनके दफ्तर के बाहर अपना विरोध भी दर्ज कराएंगे। जब बाबा साहब के स्टैचू पे धरना हो सकता है, तो उनके दफ्तर के बाहर भी हम धरना कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, क्योंकि देश के युवाओं को सवाल है, और यहाँ पुलिस गृह मंत्री जी के पास है, उनको जवाब देना पड़ेगा। उनकी चुप्पी अविश्वास पैदा कर रही है। जब बेटियां दिल्ली में सुरक्षित नहीं तो कहां सुरक्षित होंगी। और हम लोगों ने तय किया कि आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी। मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि आंदोलन इतना मजबूत होना चाहिए, शांतिपूर्ण, संवैधानिक मर्यादाओं में, कि सरकार को पता लगे कि अब इस आंदोलन को लाठी डंडों से दबाया नहीं जा सकता, वार्ता करनी पड़ेगी और बच्चों की मांग माननी पड़ेगी। अगर जिला मुख्यालय आंदोलन से काम नहीं चला तो फिर क्या? तो फिर राज्य स्तरीय आंदोलन होंगे, प्रदेश स्तरीय मुख्यालयों पर मार्च होंगे, घेराव होंगे, धरना प्रदर्शन होंगे। उससे भी काम नहीं चला तो जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे। अगर लाखों लोग गिरफ्तारी देनी पड़ी तो लाखों लोग गिरफ्तार देंगे, लेकिन युवाओं को बर्बाद होने नहीं देंगे। वो हमारा भविष्य है। उससे भी काम नहीं चला तो जैसे आज महाराष्ट्र बंद बुलाया गया है कुछ संगठनों के द्वारा, अपने युवा भाइयों बहनों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और उनकी पीड़ा को कम करने के लिए देश बंद जैसा आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे। इस बात के लिए मैं आज आपके बीच उपस्थित हूँ
कि बहुत हो गया है, बहुत हो गया है, अब नहीं, और अब नहीं तो कभी नहीं। आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। नेता तो जाते हैं चुनाव के समय हाथ जोड़ के उनकी बस्तियों में वोट मांगने के लिए, लेकिन आज उनको हमारी ज़रूरत है। हमारे लिए राजनीतिक नहीं है, हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर घर में नौजवान हैं। हम अपने संगठन के जरिए, क्योंकि हम एक बड़े संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इस बात को जानते हैं, दिल्ली में भी हमने 5-5 लोगों के आंदोलन पहले किए हैं और शांतिप्रिय आंदोलन किए हैं। कभी कोई एक पत्ता भी नहीं हटा, कभी किसी को कोई चोट भी नहीं लगी। गर्मी, भयंकर गर्मी में आंदोलन किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब ये आंदोलन बढ़ेगा, अब ये आंदोलन किसी पर रोके नहीं रुकेगा। और उत्तर प्रदेश में तो अघोषित इमरजेंसी लग गई है। इसका मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। हमारे सारे ही पदाधिकारी डिटेन किए हुए पुलिस ने, तहसील से लेकर जिले, प्रदेश स्तर के सारे पदाधिकारी। और उसके साथ साथ मैंने जब अभी मेरे पास ऑफिस में मैसेज आया, जो लोग बाहर हैं वो 25 तारीख का बैनर बनवाने के लिए गए, तो सारे बैनर बनाने वाले शॉपों ने मना कर दिया कि प्रशासन ने कहा बैनर नहीं बनाना है। आप कहोगे तो मैं अपने फोन से अभी आपको मैसेज दिखा दूंगा, आप जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। उन्होंने मना कर दिया कि बैनर नहीं बनाना है क्योंकि हुकूमत चाहती है कि उनका विरोध ना हो। लेकिन सच ये है कि हुकूमत को नहीं पता कि नौजवानों ने बगावत कर दी है। आप मान जाओ या ये नौजवान आपको मना देंगे, मेरी बात को आप याद रखना। और जिसको नहीं पता वो जान ले, 11:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं प्रोटेस्ट के बीच में था। और अगर हम नहीं होते तो क्या होता? हम प्रथम रंते भारतीय हैं, हमारे लिए देश पहले है, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वरना उस भीड़ में कोई अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जहां पुलिस लाठी लेके, पैलेट गन लेके, टीयर गैस, मैंने भी टीयर गैस का दर्द झेला है। कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ जो मौके मौजूद थे, हमें भी लाठियां लगी, हमारे साथियों को भी लाठियां लगी, लेकिन वो लाठियां 1000 बार स्वीकार हैं बच्चों के साथ इस अन्याय को रोकने के लिए, उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए। जो रोड है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड वही है ना, मेन जो है, उसका वीडियो जो आप देखना, कम से कम 1 लाख युवा थे वहां जो हम पे विश्वास करके बैठे थे, जिनसे हमने अपील की थी कि आप उठना मत, क्योंकि मुझे ये भी पता था वो उठ के आगे जाएंगे। और आगे भी पूरा पैक है, बैरिकेडिंग हुआ, और उसके अगली तरफ गोलियां उनका इंतजार कर रही है उनकी जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि उनको आंदोलन का अनुभव नहीं। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रोक के रखा कि आप आगे मत जाना, यहीं बैठ जाओ, सरकार आपको सुनेंगी अगर आप इसको शांतिपूर्वक रखोगे। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि हम इस आंदोलन में इसलिए हमने सहयोग किया इस मुद्दे का, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में पहले से है। मैं तो चाहता हूं कि आरटीई में जो है, जो प्रावधान किए गए उससे आगे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है उसको मजबूत करते, कक्षा 1 से और पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त हो, जिससे अमीरों के बच्चे तो पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़ें। और यूपी में तो हमने कहा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई मुफ्त करेंगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। एक आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में और एक प्राइमरी स्कूल में जहां टीचर्स भी नहीं है सारे विषय के, कैसे मुकाबला होगा, इस बात को भी हमें समझना। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कहूँ, कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं यहाँ से प्रस्थान करूँ क्योंकि 2 बजे फिर से हाउस चलेगा। वन बाय वन यहाँ शुरू करें, आगे आए। जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री का पहला बयान सामने आया जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे? ये कब से शुरू हो गए पेपर लीक? शायद प्रधानमंत्री जी को देर से याद आई। पहले अगर सुन लेते तो ये बच्चे नहीं आज हमसे दूर होते। और आपको, मुझे भी पता है कि ये नौजवानों की आवाज़ है जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर को इस विषय पे बोलना पड़ा है। सच ये है कि 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं पिछले 15 सालों में, और शिक्षा का बजट कम किया है इसी सरकार ने, ये भी आप और मैं जानते हैं। नहीं भरोसा तो आप चेक कर लो कि लगातार शिक्षा का बजट कम किया है, और शिक्षा सवालों को जन्म देती है, इसलिए शायद ये सरकार शिक्षा विरोधी है।
शंभू भाई एक मिनट। आप जंतर मंतर पर आंदोलन उस समय कमजोर पड़ रहा था, आप जंतर मंतर गए हैं, तो क्या दोबारा फिर आपको लगता है कि आपको जाना चाहिए जंतर मंतर? देखिए, मुझे आंदोलन करने आते हैं, मैं किसी के आंदोलन को हाईजैक नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनकी मदद के लिए गया था। हम उससे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, पूरे इससे बड़े बड़े आंदोलन हमने किए हैं। अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी तब मैं देखूंगा इस विषय को। हमारी टीम दिल्ली की काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी देश में बहुत ज़रूरत है उस आंदोलन को भी। और सबसे बड़ा आंदोलन मैं आपको कह रहा हूँ, जहाँ इमरजेंसी लगी है घोषित, सबसे बड़ा आंदोलन लखनऊ में होगा इसी समय के अंदर। जो मैंने मांगे की है उसके लिए मैं सरकार को 15 दिन का समय देता हूँ। आंदोलन तो उसके बीच में भी होंगे, लेकिन 15 दिन के बाद वो होगा जो नेक्स्ट स्टेप है, चाहे जेल भर हो, चाहे भारत बंद की कॉल दी जाए, या मार्च हो सहारनपुर से या लखनऊ से दिल्ली, या दिल्ली से लखनऊ, कुछ भी हो, लेकिन सरकार को जवाब देना पड़ेगा। चुप नहीं रह सकते। पहले इस्तीफा होगा, उसके बाद वार्ता होगी। सर, बीजेपी सांसद एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये जंतर मंतर का जो दिल्ली पुलिस का बार्बारिज्म जो हुआ है इसको कंडेम किए, और कल ही इस चीज की जब मतलब सुप्रीम कोर्ट में इशू लाया गया तो उसको डिनाई किए। तो कोर्ट में अगर ये हाल है तो इस चीज को लेकर मतलब ऑपोजिशन क्या कर रहे हैं? मतलब आप तो निकल के आ चुके हो, व्हाई नॉट द अदर्स? मैं 3 दिन तक वहाँ बैठा था और अब मुझे लगा कि अब सड़क का समय आ गया है, इसलिए मैंने पीसी की कि मैं किसी का इंतजार नहीं कर सकता हूँ। देश के युवाओं का मामला है, उनको खतरे में नहीं डाला जा सकता है, उनको लाठियों के सामने, गोलियों के सामने नहीं खड़ा किया जा सकता है। आप जानते हैं मैं डायरेक्टली आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का मेंबर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मैं सीजेपी का ना मेंबर हूँ ना कार्यकर्ता हूँ, हम उनसे जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन फिर भी इस विचार को, क्योंकि शिक्षा पे आंदोलन था, हमने सपोर्ट किया। अब हम अपने तरीके से इसको पूरे देश में चलाएंगे और हमारे कार्यकर्ता 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे कि हम इस आंदोलन को पूरी मजबूती से सरकार के सामने खड़ा करेंगे कि सरकार उन बच्चों की मांग को सुने। सर, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भीम आर्मी से कनेक्शन बता रहे हैं, अभिजीत दीप कह रहे हैं उनसे चुनाव लड़ेंगे। एक्चुअली उस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या जो है वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोगों की थी, इसलिए सबको लगता है कि हमारा कोई कनेक्शन है। मैंने पहले ही कहा कि सीजेपी से मेरा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, ना हमारे संगठन का। आंदोलन से हमारा कनेक्शन ये था क्योंकि आंदोलन अन्याय हो रहा था, तो हमने तब मदद की, और अब हम अपने तरीके से आंदोलन को मजबूत से आगे बढ़ाएंगे। तो पॉलिटिकल कोई विषय आएगा तो मैं समय आने पर बता दूंगा, अभी तो कोई ऐसा विषय नहीं। गौरव, संसद जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा अभी सांसद जी, मैं कहना चाहूँगा, जैसे आपने अभी कहा जब आप बाबा साहेब की प्रतिमा के पास बैठे हुए थे, तमाम लोग जो है मिलने भी आए, विपक्ष के भी और सरकार की तरफ से भी 2 लोग आए थे आपको मनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई आया, कोई बातचीत हुई, पीछे से बातचीत हुई, या क्या चल रहा है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कोई आगे से आए पीछे से आए, क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे मेरे लोगों ने वहाँ चुन के भेजा है गौरव भाई, मैं वहाँ किसी की दया पे नहीं गया हूँ। मेरे लोगों ने मुझे वोट भी दिया है, नोट भी दिया है, और वो मुझे मानते हैं कि वो अकेला आदमी। आप नहीं मानते कि 20 को कोई भी नहीं था और 21 में सब लोग गिर पड़ रहे थे? आप नहीं मानते कुछ बात हुई थी 20 में? 20 की रात की वो जो निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी, जो बच्चों में हौसले में कमी आ गई थी कि हम कैसे लड़ेंगे लाठीचार्ज के बाद, मैं वहाँ इसलिए बैठा था उनको बताने के लिए कि आप भी बैठो, मैं भी बैठूँगा, आंदोलन चलेगा। और मैं फिर एक बार आपको कह दूँ, यूपी में भी एक यूनिवर्सिटी तोड़ने का इंतजाम किया जा रहा है। यूपी में जो प्रोटेस्ट होगा वो उसमें उस यूनिवर्सिटी के इश्यू को भी, मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी को भी हम लोग रखेंगे। उस यूनिवर्सिटी को जो बच्चों के लिए, क्योंकि शिक्षा जुड़ा मामला है, वो जिस पार्टी में वो एक अलग बात है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को बचाना हमारा दायित्व है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। जब इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, और आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जहाँ रहते हैं उसका भी नक्शा नहीं है, जिन चीज़ों का नक्शा नहीं किया सारे तोड़ दी जाएंगी। और जब वो बनी थी तो तब वो आरडीए का हिस्सा भी नहीं थी, इस बात को भी आप और मैं जानते हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा वो नहीं था, ये भी मुझे जानकारी है। तो फिर क्यों नक्शा मांग रहे हो? आपकी लड़ाई यूनिवर्सिटियों से है, आपकी लड़ाई शिक्षा से है। आप शिक्षा के दरवाजे बंद करोगे, आपने 94,000 स्कूल बंद करें, और हम आपकी
अन्याय की इस लड़ाई को रोकने का काम करेंगे। हम, आप भी तैयार हो, हम भी तैयार हैं। संजय जी, अभी आपने एक बात कही जो आपने कहा कि 15 दिन का जो आपने अल्टीमेटम दिया है, तो वो 15 दिन का अल्टीमेटम क्या है, और दूसरा ये कि जो 20 तारीख को लाठियां बजी, आपको लगता है कि उन लाठियों की आवाज के बाद से ये आंदोलन और बड़ा होगा, और जिस तरीके से भीम आर्मी कह रही है कि 25 को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, तो कितना बड़ा इस आंदोलन को बनाने की आपको लगता है कि जरूरत है? युवाओं की जो एक आवाज है उसको एक जो लोग पॉलिटिकली बड़े सक्रिय हैं, सोशली बड़े सक्रिय हैं, वो हर एक आवाज़ जो है इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहती है। बस वो चाहते हैं कि वो जहाँ जुड़े वो आंदोलन हिंसक ना हो जाए, क्योंकि सामने वाले बड़ा उकसाने का काम करेंगे, डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। सब ये चाहते हैं आंदोलन तो चले, लेकिन हिंसा ना हो, उसमें किसी को चोट ना लगे। क्योंकि भीड़ में जब कोई एक बच्ची, आपको पता है, बहुत बुरी हालात में, गंभीर है, हम उसकी चिंता कर रहे हैं, उसी की बात सुन के मुझे दर्द हुआ, जिस तरह की कंडीशन उसकी और जिस तरह दबी है, जहाँ जहाँ उसको चोट लगी है, उससे मेरे मन में ये भय भाव पैदा हुआ कि मुझे सोना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम लोग 25 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, वो मजबूत आंदोलन होगा। और ये 15 दिन का अल्टीमेटम इसलिए है कि ये 15 दिन पार्लियामेंट चलेगी, सरकार अपनी तैयारी कर ले, पहले इस्तीफा होगा तभी वार्ता होगी, ये मेरा पक्ष है। चंद्रशेखर जी, आपने एक सेकंड, दूसरा जो मांगे मैंने और रखी है कि उन बच्चों पे कार्रवाई ना हो, उनके परिवार को मुआवजा मिले, पेपर लीक को राष्ट्रद्रोह की संज्ञा में लाके वहाँ जो है कठोर कार्रवाई, उम्र का जैसी सजा हो, और राष्ट्रीय जो है और राज्य स्तर की परीक्षाओं का कैलेंडर बने, ये सब मांगों को सरकार कंसिडर करे। शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। मैं मानता हूँ धर्मेंद्र प्रधान हटने चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बाद जो व्यक्ति बने, क्या वो हमें इन बच्चों को इन समस्याओं से निजात दिला पाएगा, ये भी हमें सोचना है। इसलिए इस प्रणाली में, इस व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इसलिए हम सरकार से अपनी अगली बात भी रख रहे हैं। इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है, इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल उनके बाद आस भाई के बाद आस भाई को भी आस है। चंद्रशेखर जी, अपने अपनी बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण वर्ड यूज किया, जलियांवाला बाग। तो चूंकि हम देख रहे हैं पिछले 12 घंटों में जंतर मंतर में जितने भी 50,000 के आसपास स्टूडेंट है, उसका एक्सेस क्लोज कर दिया गया है, अब खाना भी रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग भी ऊंची कर दी गई है, और टेरराइज भी इनको किया जा रहा है। तो क्या ये डर जो बच्चों में फैल गया है, टेरराइज हो गए, तो क्या जलियांवाला? मैं जब यहाँ से निकलूंगा तो डायरेक्ट कोशिश करूंगा कि गृह मंत्री जी के ऑफिस जाऊंगा, अगर वो होंगे, हालांकि मैंने उनसे समय नहीं लिया अभी, और वो समय लेके मिलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। परिस्थिति ऐसी है कि वो संज्ञान ले। उनको ये तय करना है कि उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर पुलिस के अधिकार कार्रवाई होगी नहीं होगी। आपने एक वीडियो देखी, एक बच्ची अपनी माँ के साथ आ रही है और एक डीसीपी है, उसको इतनी खींच के थप्पड़ मारते हैं। क्यों? वो जानवर है क्या? कर्जदार है तुम्हारे? तनख्वाह लेते उनके टैक्स के पैसे, पागल हो गए क्या? कहाँ मार रहे हो लाठिया? प्राइवेट पार्ट पे अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं था आप लोगों को? सब चुप रह सकते हैं, सब कान बंद कर सकते हैं, सब मुंह बंद, हम नहीं करेंगे। हम जाके बात करेंगे, और अगर उन्होंने वो नहीं सुनेंगे और इस तरह की हिंसा को नहीं रोकेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंडर है, तो फिर और बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपको ये बात विश्वास करके दिलाता हूँ। मैं यहाँ सीधा जाऊंगा उनके पास। जो आपने बात बताई, ये चिंतनीय है बड़ी, कि उसको क्लोज कर देगा, वहाँ इतने बच्चे हैं और वहाँ हिंसा हो सकती है, या वो सिचुएशन जलियांवाला बाग की, मैं भी जाके बात करूंगा। और वो नहीं बात करेंगे तो मैं फिर बैठूंगा धरने पे, लेकिन बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, उन्होंने साफ नहीं की, लेकिन हम पे इन्फॉर्मेशन है, हमारी टीम जाके बच्चों से मिली है। एक बच्ची जो बहुत घायल थी, इसका नाम साक्षी है, वो अभी उसके वो वेंटिलेटर से वो सुधार की तरफ है। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम एक एक बच्चे की तरुण से लेकर सबकी रिपोर्ट है। हमें चाहते हैं किसी को कैजुअलिटी ना हो। हम पुलिस के भाइयों के साथ भी जो उनको चोट लगी उसके लिए भी चिंता कर रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, देश का पढ़ने वाला युवा किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया था। वो लोग, उसकी जांच हो, वो हिंसा करने वाले लोग कौन थे, उनकी आड़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुकदमे दर्ज करके जेल ना भेजा। इसलिए मैंने कहा कि इन पे कार्रवाई ना हो, इसलिए मैंने सरकार से मांगी। चीफ जस्टिस को क्यों लगता है कि वीडियो देखना उनके लिए जरूरी नहीं है, हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है? आपको क्या लगता है, क्यों उन्होंने इस तरीके से? अब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे तो शिकायत ही कल से ये है कि जब आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। कितने ही मैटर ऐसे होते हैं सरकार से वो जाके, कई बार SIR का मामला आया और ये जो कितने मेंबर टूट के इधर से उधर चले गए, बहुत सारे वोट कटे, कहाँ गए हम लोग? सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमें देखना नहीं है, जो सबको दिख रहा है,
पूरी जो दुनिया को दिख रहा है वो सर्वोच्च न्यायपालिका ने देखे तो फिर तो मन में भय आना वो है जाहिर है, इसलिए चुप बैठना भी अच्छा नहीं। चंद्रशेखर जी, कई छात्रों को पैलेट गन लगी है, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है हमने पैलेट गन का यूज नहीं किया है, इस पर क्या कहना है? जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, उनका मेडिकल इस बात की गवाही दे रहा है कि उनको जो जिस वेपन से चोट लगी वो पैलेट गन है। सर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब पुलिस के लोग हैं जो उस तरह की ब्रिड रखे हुए हैं, जो वर्दी में नहीं थे। ये सब भी आपके लोग हैं जो डंडे लेके, कुछ नाम भी चिन्हित हो गए हैं कि वो यहीं आसपास रहने वाले लोग। कैसे छूट दिया आपने उनको बच्चों को पीटने की? आखिर पुलिस तंत्र का दुरुपयोग क्यों स्वीकार करें हम? इसका जवाब जो है देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बात बताई गई मैं उसकी अभी जानकारी करूंगा, और वो बात अगर सही है, साथ ही आस भाई जो दो बताए, मैं तत्काल यहाँ से सीधे गृह मंत्री के ऑफिस जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पर, मैं आपको बता रहा हूँ। सर क्या आप एकला चलो की नीति पर आ रहे हैं? आप अलग करोगे आंदोलन, जबकि आंदोलन चल रहा है देश में बहुत बड़ा, उसमें क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं अपनी तरफ से? कहाँ? जिसका नेतृत्व मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। जब आप आंदोलन चलाते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब आप डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर आपको सोचना पड़ता है। किसी की जान को दांव पे नहीं लगाया जा सकता, इस बात की जिम्मेदारी। हम एक ऑलरेडी बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं जो गांव-गांव में है। तो क्या बटेगा भी आंदोलन? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके आंदोलन को चलना चाहिए, उनके आंदोलन कौन रोक रहा है? मगर हम अपना काम करेंगे, हमें पता है आंदोलन कैसे चला जाते हैं, हम चलाना जानते हैं। कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन हम जब उनको जरूरत थी तो हम उनकी मदद करने गए भी थे। अब स्थिति अलग है, अब स्थिति वो नहीं। अब सरकार दमन कर रही है और दमन के खिलाफ मुकाबला मजबूत होता है। बच्चों को नहीं झोंक सकते, इसलिए हम अपने आप इसको मजबूत करेंगे। पूजा सर, सदन के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टियां अब तक मंच पर आई हैं, उन्होंने कहा है कि आप सड़क पर लड़ रहे हैं, हम सदन के अंदर इसकी चर्चा को तेज करेंगे। सरकार का कहना है कि हम तैयार हैं नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा होने नहीं दे रहा है। आप बाहर बैठे रहे 3 दिन तक, किसी को फर्क नहीं पड़ा, बच्चे 1 महीने से बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ा। और जैसा सर ने कहा कि बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है, अर्धसैनिक बलों की विशेष टुकड़ियां जो है वो पश्चिम बंगाल से, कश्मीर से वहां पर लाकर तैनात की जा रही हैं। और अभी भी जो नेम मैच का मुद्दा उठाया गया था कि पुलिस का नहीं है, आप अभी भी जाकर देखेंगे कि 3-3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग्स है, और उसमें जो आगे पुलिस खड़ी है उनके नेम मैचेस वहां नहीं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? और सदन के अंदर क्या स्थिति है उस पर थोड़ी? सदन के अंदर, क्योंकि जो लोग मेरे टच में हैं, आपने देखे भी होंगे वो चेहरे मेरे पास प्रोटेस्ट पॉइंट पे आते हुए, हम सब लोगों ने तय किया पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। सर, आपने जिस आंदोलन के ऐलान किया एक से पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी, क्योंकि बच्चों की ये मांग है। उन्हीं की मांग को मजबूत करने के लिए हम इस आंदोलन को, उनकी 3 मांगे हैं, पहले सोनम भाई से जुड़ी हुई थी, उसके लिए सरकार ने बात की है, वो पूरी हुई या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी उनकी मांग थी कि इस्तीफा हो, उस मांग को हम लोग ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं। तीसरी उनकी मांग थी कि उनको परिवार को मुआवजा मिले, उस पर हम ऑलरेडी उसको हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मांगे जो हमने ऐड की है, जो हम जो उनको चाहते हैं कि जिन पे काम हो, परीक्षा सुधार प्रणाली जो है, और वो जो मैंने आपको बताया कि पेपर के लिए जो है सेंटर दूर दूर ना लगे और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते उनके होम सेंटर हो, ये इस आंदोलन से संभव नहीं। इसलिए हमें इस आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया है, तो क्या इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए बुलाया गया है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, सारे राजस्थान के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन पूरे देश में मजबूत हो रहा है, और हम पे वो संगठन है, हम इसको कर सकते हैं। सर, आपने जिस आंदोलन का ऐलान किया है, क्या इसमें और भी विपक्षी पार्टियां आपके सपोर्ट में रहेंगी, आपकी पार्टी अकेले करेगी? कोई सपोर्ट में आके खड़ा होगा तो हम उसको ना नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा दल अपनी, जैसे कुछ लोग गए प्राइम मिनिस्टर के घर पे, तो वो कमजोर करने गए, मदद करने, ये जनता फैसला कर सकती है। हर आंदोलन को, हर नया आंदोलन को मजबूत करेगा, तो कोई और भी करेगा, सबके अपने तरीके हैं, हम लोग अपने तरीके से करेंगे। चंद्रशेखर जी, एक सवाल मेरा ये भी, यस, नैतिकता के आधार पर कई मंत्री ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में बवाल हो रहा है, पश्चिम बंगाल से टुकड़ियां मंगाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों पर लाठियां, आंसू गैस के गोले, सब कुछ मंजूर है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है? मेरे मंत्री तो है नहीं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री है, मेरी गवर्नमेंट के मंत्री नहीं है भाई। तो ये तो देश के प्रधानमंत्री बता सकते हैं। और ये टुकड़ियां और सब चीज़ इसलिए बुलाई गई है कि डर सबको लगता है। तो ये बेशरम है ना? नैतिकता नहीं है सरकार में। नैतिकता होती तो पुलिस को ये कहते कुछ भी करना, लेकिन लाठी मत चलाना।
अगर नैतिकता होती तो 20 से पहले बात करते। कहाँ थी इंटेलिजेंस, कहाँ थी विजिलेंस, कहाँ थी इतनी एजेंसियां, पता नहीं था कितने लोग आ रहे हैं। एक रात पहले भी वहां संख्या लाखों की तरफ चली गई थी। क्यों नहीं वार्ता किया आपने? आपको एहसास ही नहीं कि नौजवानों के मन में क्या चल रहा है। आप ये कह के कि हमने ठेका नहीं लिया रोजगार का, चुप नहीं बैठ सकते। ये चुनी हुई सरकार है। टैक्स का जो बजट आपके पास है, जनता के टैक्स का पैसा है। आपने अपनी जमीन और अपने कारोबार बेच के आप जो है ना देश नहीं चला रहे हैं। आप देश के संस्थानों को बेच के देश चला रहे हैं। देश जानता है इस बात को। ये जनता का पैसा है। जनता सवाल भी पूछेगी और हिसाब भी मांगी, याद रखना। अब तो किसान मोर्चे पे आपने देखा नहीं देखा, किसान आ रहे हैं। बहुत लोग जो हैं वो एक दूसरे को देख के चलते हैं कि चलो लड़ा जाए, देश के लिए लड़ा जाए। आप बहुत लंबे समय से इन मुद्दों पर बात कर रहे थे और कांग्रेस ने भी कहा कि वो इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब से सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को किया है, सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए, उसके बाद आप क्या ज्यादा जागे अब इस तरह की बात कर रहे हैं? इनको ये पंपलेट पढ़ा दो, हैंडबिल दे दो, आराम से पढ़ लेंगे, बहुत समय है। तो वो आपने बताया कि हम काफी टाइम से हम जो काम पहले से कर रहे हैं, मुद्दे के बाद ही गर्म हुआ है मामला। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो काम हम पहले से कर रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाने का काम जो है ये आंदोलन कर रहा है। उनमें से कुछ मुद्दों को लेके, हमारे मुद्दे तो और भी बहुत सारे हैं, तो कहीं कुछ नया मुद्दा उठा है तो उसकी भी मदद करनी चाहिए कि आंदोलन चले। आंदोलन जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका है? आपका है ना वो उसका है? उनका क्या है, वो तो बेचारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, ये देश को बचाने की, संविधान पे हमले की बात है। और आप मीडिया के लोग चिंता करो सरकार की कि सरकार इसका मुकाबला कैसे करेगी। हम लोग तो करेंगे और हम पहले से कर रहे हैं। सर, जैसे कि 1 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है और युवाओं की जो समस्या है पूरा देश देख रहा है, उसके बावजूद भी जो देश का फोर्थ पिलर है मीडिया, खास करके जो हमारे देश में मीडिया है, उसकी प्रेजेंटेशन पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस पूरे के पूरे आंदोलन को कभी एंटी नेशनल, कभी पाकिस्तान और कभी चाइना से कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। यूपी में आप बोल रहे हैं कि लखनऊ में आप और आपकी पार्टी जो है आंदोलन करने वाले हैं, आपका भी कनेक्शन कहीं चाइना या पता नहीं कहां से जोड़ दिया जाए। कुल मिलाकर जो मीडिया की प्रेजेंटेशन है इस पूरे के पूरे मामले पर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनके ऑफिस बहुत बड़े बड़े हैं और वो विज्ञापन से चलते हैं, और विज्ञापन सरकार ही दे सकती है। और बाकी तो सब आप जानते हैं, देश जान रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सारे पत्रकार बुरे नहीं हैं। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मजबूती से इन्हीं चैनलों में रह के आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन्हीं चैनलों में बैठ के सरकार की भाषा बोलते हैं। सब देश देख रहा है, मुझे नहीं देखने की आवश्यकता है। आप मेरे खिलाफ कुछ भी चलाइए, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं जब सड़क पे होता हूँ तो भी कुछ ना कुछ चलता है, जब मैं वहाँ स्टैचू के नीचे बैठता हूँ तो भी कुछ ना कुछ चलता है, आज मैं पीसी कर रहा हूँ तो भी कुछ ना कुछ चलेगा। चलना चाहिए, चलना चाहिए। चंद्रशेखर जी, सौरभ आ गए हैं, चलना चाहिए। चंद्रशेखर जी, अभी पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है और क्या गृह मंत्री ने आपको मिलने का वक्त दे दिया है या आपने मांगा है? नहीं ना, मैंने मांगा ना उन्होंने दिया। एक्चुअली मैंने मांगा नहीं तो देंगे कहाँ से। अभी एक पत्रकार साथी ने बताया कि ऐसा हो रहा है, और कल के ऊपर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ से निकलते मैं उसकी जानकारी लूंगा, हमारी यूनिट वहाँ है प्रोटेस्ट में। अगर ये सही है तो मैं तत्काल सीधे उन्हीं के ऑफिस जाऊंगा, क्योंकि नहीं, जो उन्होंने अभी बताया, शायद आपने सुना नहीं, कि उस तरह से वो गेट क्लोज कर दिया। पूजा, आई थिंक पूजा ने और आश जी ने बताया कि बैरिकेटिंग करके क्लोज कर दिया, और वहाँ अंदर बच्चे हैं और ऐसी सिचुएशन है जैसे जलिया बाग वाली जो है कि वो भाग नहीं सकते हैं, और फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है। ऐसी स्थिति में जो है, हालांकि जो होगा उससे उसका मुकाबला होगा, लेकिन जगाना तो पड़ेगा, ये बात मानते हुए जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे बात की जाए। सरकार की तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी तो अच्छी है। सर, इंटरनेट नहीं चल रहा है आसपास के, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है सरकार को। सरकार से भी पूछो आप, मैं यही कह रहा हूँ। सब मुझसे पूछोगे तो कैसे चलेगा। मेरा खुद का इंटरनेट वहां नहीं काम कर रहा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को, ये समय है, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ना कोई जाति थी ना धर्म था, सिर्फ छात्र थे और अपनी मांगों को लेके थे, और आपने उनके साथ क्रिमिनल्स जैसे क्रिमिनल्स के साथ सलूक किया था, ऐसा किया। और सबसे ज़्यादा दर्द ये है कि नौजवान तो बहुत बार जो है
उसने लाठी खाई है, लेकिन बच्चियों को पिटते देखना ये नाइंसाफी होगी खुद से भी। ये वो देश है जहां बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है, उसी देश की राजधानी में उन्हीं बेटियों को किलो वाले लाठियों से पीटा जाएगा, तो सवाल खड़े होंगे और जवाब हुक्मरानों को देना होगा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।